आपने इस मंच पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपका पूरे धन्यवाद। कितने लोग जानते हैं मनोज अंतानी को? धन्यवाद। कुछ हाथ उठे और बड़ा अच्छा लगा कि देश के अंदर इस छोटे से बच्चे को इतने लोग जानते हैं। 2012 तक लगभग 36 साल का हुआ, तब तक बाबा साहब के बारे में नहीं पता था। अगर एक ब्राह्मण के घर में पैदा होता तो शायद छठे महीने में पता चल जाता कि यहाँ पर घंटी बजानी है, यहाँ पर मत्था टेकना है, यहाँ पर दूध पिलाना है, यहाँ पर सिंदूर चढ़ाना है। लेकिन खैर, कभी मेरी भी नहीं है, मुझसे पहले वाली पीढ़ी की भी नहीं है, जो विचार बाबा साहब का हम तक नहीं दे पाए। 2014 से जब से बाबा साहब के बारे में जाना, राहुल नागपाल जी उस समय के मेरे साथी मंच पर बैठे, एक बार इनको ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन कर दें कि मुझ जैसे एक बिगड़े हुए बुल को, अब हिंदी में कहूँगा तो अजीब लगेगा, मुझ जैसे एक बिगड़े हुए बुल को आज बाबा साहब का बच्चा बना दिया। उसमें राहुल नागपाल जी का बहुत बड़ा हाथ है और तब से हमने साथ निभाया और अभी तक हम सभी लोग साथ चल रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुजन समाज का पहला यूट्यूब चैनल समता आवाज टीवी, जिसके फाउंडर मेंबर राहुल नागपाल जी और मैं आपके सामने खड़े हैं, और तीसरे अपने घर पर है, उनको भी यहाँ आना चाहिए था, आने वाले होंगे शायद। तो जब बाबा साहब के मिशन से जुड़े और समझ में आया कि बाबा साहब ने 4 पत्रिकाएं चलाई, अखबार चलाए, तो हमें लगा कि जो हमारे अंदर हुनर है पिछले 20-25 साल से, क्योंकि मैं फोटोग्राफी लाइन का व्यक्ति रहा हूँ, तो मुझे लगा कैमरे की पहचान है, देखने में भी पत्रकार की तरह ठीक ठाक लगता ही हूँ, कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, एडिटिंग भी कर लेता हूँ, क्या चाहिए। कूद गए क्षेत्र में, उधर जो लाखों का बिजनेस था वो बंद होना चला गया और इधर मुफलिसी की तरफ, बाबा साहब की तरफ चलते चले गए। उन लाखों के बिजनेस से आज हजारों की रोटियों तक कब में आ गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मीडिया के साथी ये भाई मेरे खड़े हैं, किन मजबूरियों में, किन आर्थिक संसाधनों से लड़कर आप लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। लगभग 45 या 46वां दिन था जब मैं 8 अक्टूबर को यहाँ पर आया था। डॉक्टर रितु का पहले दिन भी आया था, उसके बीच में भी आया, और 8 अक्टूबर को डॉक्टर रितु का इंटरव्यू लेने के लिए आया, और 10 तारीख को गोरखपुर पहुंचे और वहां पर गोरखपुर पुलिस ने हमको उठा लिया कि गोरखपुर के पत्रकार आज इस बहुजनों की मीडिया की आवाज को, बहुजनों की आवाज को उठाने के लिए नहीं आए हैं, तो आप दिल्ली से क्यों आए हैं। हम कोई ऐसी एजेंसी नहीं है देश की जिन्होंने हमसे लगभग 75 घंटे अवैध रूप से थाने में बिठाकर पूछताछ न की हो। हमारा एक ही जवाब था कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जहां बाबा साहब की फोटो, माननीय काशीराम साहब की फोटो जिस पोस्ट पर दिख जाती है, वहां हम बिना बुलाए चले जाते हैं। तो आखिरकार उनका यही सवाल था कि आप आए क्यों। उन्होंने बहुत खुलकर पूछा, बहुत उन्होंने बताया विस्तार से। हमारी बहन नीलम मोदी ने भी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से हम लोगों को थाने में रखा गया। मैं उस और दोबारा पुनः प्रचार में नहीं जाऊंगा। अभी ओझा जी कह रहे थे कि मैं चूंकि ब्राह्मण समाज से पैदा हुआ हूं तो मुझे मनवादी कह दिया जाता है। मनवादी ओझा जी आप ही के समाज में नहीं है, हमारे खुद के समाज में भी मनवादी है। एक भाई की सरकारी नौकरी लग जाती है, एक भाई पढ़ लिख नहीं पाता है, बाप तो दोनों तीनों औलादों को बराबर प्यार करता है, बराबर रोटी खिलाता है, बराबर पढ़ाता लिखाता है। एक बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, दूसरा बेटा रिक्शा चलाता रह जाता है। और जब वो रिक्शा चलाने वाला ये सोचता है आगे चलकर कि मेरा भाई आईएएस आईपीएस बन गया है और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी, उसके मन में भी खटास पैदा होती है, वो भी मनवादी बन जाता है। तो मनवादी हमारा ब्राह्मण समाज नहीं है, मनवादी हमारे बहुजन समाज में भी है। ये बात हमें खुद को सोचनी होगी कि जिस मनवाद से हम लड़ रहे हैं, पहले उस मनवाद को अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से खत्म करें। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी साथियां बैठे हो सब गांव की पृष्ठभूमि से हैं। किसी के दादा गांव से यहाँ पर आकर बसे हैं, किसी के चाचा आकर बसे हैं, किसी के पापा आकर बसे हैं। तो आप लोग शहर में आकर सक्षम हो गए हैं और इस लायक हो गए हैं कि आप आर्थिक संसाधन पे सोसाइटी कर सकते हैं।
अगर आप किसी संगठन को पे बैक टू सोसाइटी नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा किसी ऐसी जगह पर लगे जो आपको दिखाई भी दे, तो क्यों ना आप ऐसा करते हैं कि अपने गांव में रहने वाले अपने भाई का, जो वहां पर खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके एक बेटे को गोद लें और अपने साथ शहर में रखें और उस पे बैक टू सोसाइटी के अंदर उस बच्चे को पढ़ाए लिखाए, ताकि उस परिवार का भी भला हो, क्योंकि वो आपका अपना परिवार है। कम से कम हम एक मनोवाद जो हमारे अंदर पन पाए कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में, मेरे पापा आईएएस, मेरे पापा आईपीएस, आपका चाचा आईपीएस नहीं है, तो कम से कम आप उसके परिवार को भी आईपीएस बना सकते हैं, या अपने परिवार में उस एक गरीब परिवार को भी एक ऐसा अधिकारी, सरकारी अधिकारी दे सकते हैं। आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी ने प्राइवेटाइजेशन जो राष्ट्रीयकरण किया था, उस समय लगभग 40 लाख लोग बहुजन समाज के SC ST के लोग सरकारी नौकरी में आए थे, और वो संख्या आज घटकर 5 लाख रह गई है। 140 करोड़ की आबादी में हमारे इस देश के अंदर मात्र 5 लाख बहुजन समाज के, बहुजन समाज भी कौन, अनुसूचित जाति के लोग सरकारी नौकरी में है। क्या कोई इस आंकड़े को सोच सकता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में अनुसूचित जाति के आज 5 लाख सरकारी कर्मचारी रह गए हैं, और आने वाले 2-3 साल में जब वो रिटायर होंगे तो वो संख्या घट के 2 लाख 2.5 लाख रह जाएगी। तो आप सोचिए, जो गाल चढ़ गए हैं, जो कपड़े पहनने को अच्छे मिल गए हैं, और जो ताना प्रोफेसर रितु को मिलता है कि अनुसूचित जाति की लगती नहीं हो, आने वाले 10 साल बाद आप पुनः अनुसूचित जाति के लगने लगेंगे, क्योंकि गाल जो फूले हैं वो पिचक्कर छोटे हो जाएंगे। ये जो तोंद निकल आई है ये कमर से लग जाएगी, क्योंकि जो मलाई सरकारी नौकरी की वजह से आप लोगों को मिली है, परिवारों को मिली, और मिलनी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आज आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर कब लड़ेंगे? आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा महत्व है, क्योंकि आज 101वां दिन है, और 101 जो शब्द है वो हमारे मनुवादी समाज के अंदर बड़ा प्रसिद्ध है, शुभ माना जाता है। मैं तो आज इस मनुवादी प्रशासन से, जो विश्वविद्यालय के अंदर बैठा है और हमारी बातों को बड़े कान लगाकर सुन रहा है, और अपनी LIU की टीम यहाँ पर छोड़ रखी है, तो मैं तो यहाँ आज इस मंच से अपील भी करूंगा कि अरे दुष्टों, अरे बेरहमों, ज्यादा ना सही आज 101वें दिन पर सगुन समझकर अपनी बेटी को न्याय देने के लिए कम से कम एक आदमी को तो है भेजो। आज 101वां दिन है, बड़ा शुभ है आपके लिए। क्या पता हमारी बेटी बड़ा दिल करके आपको माफी कर दे। माफ करेगी रितु या नहीं करेगी? न्याय लेकर माफ करेगी। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अपने 100 करोड़ आदमी में से 1 करोड़ आदमी को भेजो कि बेटा हम तुझे न्याय दिलाएंगे, अपने धरने को खत्म कर और चल हम तेरे साथ है, कोर्ट में चलते हैं। क्या एक ऐसा जिगर का टुकड़ा इन मनुवादियों की मां ने पैदा किया है? ओझा साहब अभी कुछ कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो उस परिवार से एक साथी हमारे साथ खड़ा तो है। बीच बीच में उस परिवार के और भी साथी और भी भाई हमारे यहाँ पर आते हैं, और कम से कम बाबा साहब की बात करते तो अच्छा लगता है कि कम से कम अपने उन मनुवादी साथियों पर, जैसे मैं प्रहार कर रहा हूँ अपने उन मनुवादी परिवारों पर, तो कम से कम मेरे भाई भी उन मनुवादी, ना भाई भाई हमने ऐसा केस कर देंगे भाई, अभी एक केस से बच गए दूसरा केस करवा दोगे, ऐसा ना करो। खैर मैं वक्ता नहीं हूँ, आज मैं पहली बार इतना बोला हूँ, लेकिन ये रोष है जो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, और मुस्कुराकर मैं ऐसे ही ले लेता हूँ मनुवादियों की क्लास। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर रितु को न्याय दिला पाने तक, जब तक उनको न्याय मिलेगा कोर्ट से, हम लोग इसी तरीके से बारी बारी से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते रहेंगे? 20 आदमी आ जाए, 20 आदमी कल आए, 100 आदमी आए आ जाए, 100 आदमी कल अपनी बीवी को भेजे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और कम से कम डॉक्टर रितु को एहसास रहेगा कि मेरे साथ मेरे परिवार जुड़े हैं। तो आप यकीन मानिए, आज एक प्रण करके जाइए यहाँ से। अगर 100 आदमी आज यहाँ पर आए हैं तो कल घर जाकर अपने परिवार के दूसरे 100 आदमी को भेजिए, जिससे संख्या यथावत बनी रहे। तीसरे दिन फिर 100 आदमी को भेजिए, और जो आज 100 आदमी यहाँ पर आए हैं, चौथे दिन वो पुनः यहाँ पर आए। ये प्रक्रिया मैं भी करता हूँ, मैं भी हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाता हूँ। हालांकि मेरा लालच होता है कि मैं रितु को मैं दिखाऊंगा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कुछ यूट्यूब से पैसा आए फालतू मिल जाएगा,
हालांकि मनुवादियों ने हमारे चैनल के रीच को कम किया हुआ है। जो वीडियो ऋतु की मैं प्रारंभिक रूप में शुरू में लगाता था, 1-2 लाख लोग देखते थे, आज वो 500, 1000, 2000 रह गई है। तो मतलब उस ओर से भी मनुवादियों ने हमारे ऊपर प्रहार किया है कि किस तरीके से यूट्यूबर्स के पेट पे लात मारी जाए, क्योंकि इनके भी गाल थोड़े थोड़े से लाल होने शुरू हो गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, एक आय का साधन भी हो गया है। राहुल नागपाल जी कहीं से नहीं लगते कि कोरोना काल से पहले वो 1-1 लाख रुपए मंचों पर लेते थे कविता पढ़ने के, और आज वो 15-20 हजार रुपए की यूट्यूब की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चेहरा देखिए खिला हुआ है, और कहीं इनके चेहरे पर सिकन नहीं है। एक सिकन छोटी सी दिखाई देती है कि मेरी बहन 1 से 1 दिन से यहाँ बैठी है, उसको न्याय आखिर कब मिलेगा। यही सिकन हमारे माथे पे भी है, और आपके माथे पर भी दिखनी चाहिए, आपके परिवार के लोगों पर भी दिखनी चाहिए। अभी परसों जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे, तो ओझा जी ने एक बात कही थी कि कहाँ है हमारे दलित नेता। ऐसा नहीं है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी पूरी नजर है। वो एक अलग बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को आने की कोई जरूरत नहीं है। जब उनके छोटे भाई, उनके जो यहाँ पर मॉनिटर है, वो यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, तो जरूर नहीं है माननीय बहन जी यहाँ पर निकल के आए। माननीय बहन जी जब भी ऋतु ने कॉल की है, माननीय बहन जी की दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम अपने हजारों समर्थकों के साथ यहाँ पर आई है। भीम आर्मी की पूरी टीम विनय रतन जी के साथ यहाँ पर आई है। तो हम ऐसा भी यहाँ से मैसेज ना दें कि कुछ मैसेज नेगलेक्ट जाए, कोई मैसेज गलत में जाए, क्योंकि आपके घर से मोदी जी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, अमित शाह जी यहाँ नहीं पहुंचे। हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई भला होने वाला नहीं है। हम कोशिश करें एक दूसरे को मोटिवेशन देने की, उत्साह वर्धन करने की, ना कि किसी के ऊपर छीटा कसी करके उसके दिल को तोड़ने की हम कोशिश करें। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा, और एक बार और बोलता चलूंगा कि मेरी बातों से किसी साथी को अगर बुरा लगा हो, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, बहुत कम मैं बोलता हूँ, शायद 2-3 मेरी वीडियो ही है इस तरीके से जो मैं बोला हूँ, लेकिन बातें कड़वी होती हैं, कड़वा नीम भी होता है, लेकिन नीम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कड़वी बातों को पचा जाएंगे तो आपका मस्तिष्क भी सही रहेगा। धन्यवाद।